आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्विनोलोन्स। अभी तक हम 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं एंटीबायोटिक्स की। पहली हमने देखी थी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, दूसरा हम बात कर चुके हैं एमिनोग्लाइकोसाइड्स की। तो हमने देखा था अभी तक जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स थे वो उनमें क्या क्या आ रहा था, पेनिसिलिन आ रहा था, सेफेलोस्पोरिन्स आ रहा था। सेफेलोस्पोरिन्स में भी जनरेशन्स थी बहुत सारी, और कार्बापिनम्स थे, और भी ड्रग्स थी। ठीक है, तो हमने देखा था कि पेनिसिलिन जी जो था मेनली वर्क कर रहा था ग्राम पॉजिटिव पर। सेफेलोस्पोरिन्स में भी जो जनरेशन्स थी, सेफेलोस्पोरिन 1 2 3, तो सेफेलोस्पोरिन 1 काम कर रहे थे, फर्स्ट जनरेशन मतलब काम कर रही थी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर। सेकेंड और थर्ड जनरेशन काम कर रही थी मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर। अमीनोग्लाइकोसाइड्स हमने देखा वो एक्ट कर रहे थे किस पर, ग्राम नेगेटिव, और उनमें भी एरोबिक। क्यों, ये सब मैं आपको अमीनोग्लाइकोसाइड्स में बता चुकी हूँ कि कैसे वो ड्रग एंटर करती हैं, उनको क्या चैनल गेट्स चाहिए, कौन से O2 डिपेंडेंट होते हैं, किसमें चैनल गेट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये बात हम कर चुके हैं। तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स एक्ट कर रहे थे ग्राम नेगेटिव पे और उनमें भी एरोबिक पे। ठीक है, क्विनोलोन्स जो हम बात करने जा रहे हैं आज, तो क्विनोलोन्स काम करते हैं मेनली ग्राम नेगेटिव पे, और आगे देखेंगे कैसे इसका स्पेक्ट्रम बढ़ाया जाता है। ठीक है, क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो अभी जो मैंने बात बोली मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ, फिर आप इसको नोट कर लेंगे एक जगह ताकि याद रहे हमेशा के लिए। तो पेनिसिलिन जी एक्ट्स अपॉन मेनली ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, सेफेलोस्पोरिन सेफेलोस्पोरिन में भी फर्स्ट जनरेशन एक्ट कर रही है मेनली ग्राम पॉजिटिव पे। ठीक है, और सेकंड और थर्ड जनरेशन मेनली एक्ट कर रही है ग्राम नेगेटिव पे। ठीक है, सेकंड और थर्ड जनरेशन एक्ट कर रही है ग्राम नेगेटिव पे। तीसरा हमने पढ़ा था एमिनोग्लाइकोसाइड्स। एमिनोग्लाइकोसाइड्स एक्ट कर रहे थे ग्राम नेगेटिव, और उसमें भी कौन से, एरोबिक, O2 डिपेंडेंट थे ना वो। और अब जो हम बात करेंगे क्विनोलोन्स और आगे चल के फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये एक्ट करेंगे मेनली ग्राम नेगेटिव पर। ठीक है, तो ये 4 चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, वापस से आते हैं, हम बात कर रहे हैं क्विनोलोन्स की। ठीक है, तो क्विनोलोन जो नाम है, इनका नाम पड़ा हुआ है इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, तो उन्हें बीटा लैक्टम क्यों कहा गया, क्योंकि उनमें प्रेजेंट थी एक बीटा लैक्टम रिंग, राइट। तो यहाँ पे जो क्विनोलोन्स हैं इनमें प्रेजेंट है क्विनोलोन स्ट्रक्चर। वो कैसा होता है अभी दिखाऊंगी, यहाँ पर भी बना हुआ है छोटे से डायग्राम में, ये इधर ये बना हुआ है ना। तो इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया है क्विनोलोन्स। अब ये क्या होते हैं, ये इनका स्ट्रक्चर क्विनोलोन स्ट्रक्चर होता है। ये एक्ट करते हैं मेनली ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया पर ये एक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने पहले भी बता रखा है ये चीज़ कि धीरे धीरे करके जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया ने अब जो एंटीबायोटिक्स थे उनके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। तो साफ सी बात है कि इसके प्रति भी रेजिस्टेंस डेवलप हो ही जाता आराम से। ठीक है, तो क्विनोलोन्स के प्रति भी बैक्टीरियाज में रेजिस्टेंस आ गया, जिसकी वजह से हमें इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ी। तो मॉडिफिकेशन के लिए क्या किया गया, इसका फ्लोरिनेशन कर दिया गया। किसका, क्विनोलोन्स का फ्लोरिनेशन कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दो द न्यूअर फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स। तो अब फ्लोरिनेशन के बाद क्विनोलोन्स को बोला जाने लगा फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन्स बोला जाने लगा। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या करते थे, ये ग्राम पॉजिटिव पर भी काम करने लग गए। ठीक है, मेनली ये एक्ट करते हैं ग्राम नेगेटिव पर, बट दे ऑल्सो एक्ट अगेंस्ट सम ग्राम पॉजिटिव वंस। ठीक है, अब जो क्विनोलोन्स थे, आई एम नॉट सेइंग फ्लोरोक्विनोलोन्स, आई एम सेइंग क्विनोलोन्स जो पहले वाले थे। ठीक है, तो क्विनोलोन्स में जो मेन एक जो
क्या कहते हैं इसके, इसका एक मेंबर था, इसका फर्स्ट मेंबर था, वो था नैलिडिक्सिक एसिड। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है, तो क्विनोलोन्स का जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज नैलिडिक्सिक एसिड। ठीक है, ये क्या देखो 1960 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1960 से यहाँ तक आने तक इसको तो आराम से इसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बैक्टीरिया में, है ना। तो इसी वजह से इसका फ्लोरिनेशन किया गया। अभी हम देखेंगे थोड़ा सा नैलिडिक्सिक एसिड के बारे में। ठीक है, नैलिडिक्सिक एसिड काम कैसे करता है। अब देखो नैलिडिक्सिक एसिड क्या है, ये भी, इसका भी स्ट्रक्चर क्या है, क्विनोलोन स्ट्रक्चर, नॉट फ्लोरोक्विनोलोन। ये है क्विनोलोन स्ट्रक्चर। ये एक्ट करेगा अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम नेगेटिव में मेनली क्लेब्सिला, प्रोटियस, ई कोलाई, ठीक है, एंटेरोबैक्टर, शिगेला। शिगेला बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कॉजेटिव एजेंट है, ये डायरिया कॉज करता है, और डायरिया में भी डायरिया के साथ ब्लड देखा जाता है इस शिगेला की वजह से। ठीक है, इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल डीएनए गायरेज एंजाइम। अब देखो जो नैलिडिक्सिक एसिड है वो काम कैसे करता है। हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको, आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर हम अपनी बॉडी को डायाफ्राम, ये है डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम से ऊपर देखें और डायाफ्राम से नीचे देखें तो जितने भी इन्फेक्शन होते हैं मोस्ट कॉमनली, सुनना ध्यान से, मैं मोस्ट कॉमनली कह रही हूँ, डायाफ्राम से ऊपर जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से, और जो डायाफ्राम से नीचे इन्फेक्शन होते हैं वो होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ग्राम पॉजिटिव का इन्फेक्शन डायफ्राम से नीचे नहीं हो सकता, या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन डायफ्राम से ऊपर नहीं हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो देखो डायफ्राम से नीचे मोस्ट कॉमनली क्या है, शिगेला की वजह से हो रहा है, एंटेरोबैक्टर की वजह से, प्रोटियस। तो डायफ्राम से नीचे दो मोस्ट कॉमन बीमारियां होती हैं, दैट इज यूटीआई और दूसरा डायरिया। ठीक है, तो इन दो बीमारियों में मोस्ट कॉमनली दिया जाता था नैलिडिक्सिक एसिड। ठीक है, तो अब देखो ये काम कैसे करता है, ये इनहिबिट करता है बैक्टीरियल डीएनए गायरेज एंजाइम को। अब आप लोगों ने अगर डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये चीज़ें पढ़ी होंगी, तो आपको दो एंजाइम्स के नाम पता होंगे, डीएनए गायरेज और दूसरा टोपो आइसोमरेज। ठीक है, तो डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमरेज क्या करते थे, ये जिस टाइम पे बैक्टीरिया, अब देखो रेप्लिकेशन होना है तो बैक्टीरिया की जो कॉइलिंग हुई हुई है, बैक्टीरिया कॉइल्ड फॉर्म में रहता है, बैक्टीरिया कह रही हूँ, डीएनए एक कॉइल्ड फॉर्म में रहता है। डीएनए की जो कॉइल है उसको खोलने के लिए, जो उसकी आपस में स्ट्रैंड्स मुड़े हुए रहते थे उसको खोलने के लिए, तो क्या होता था, डीएनए गायरेज एंजाइम का यूज़ होता था या फिर टोपोआइसोमरेज का यूज़ होता था, तो वो कॉइलिंग खोलने के लिए यूज़ होता था, है ना। तो फिर उसके बाद क्या होता था, रेप्लिकेशन होगा तो वो चीज़ होगी, अगर प्रोटीन बनना है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, पहले डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से फिर जाके प्रोटीन बनेगा, राइट। तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल था, डीएनए गायरेज एंजाइम। अब ये नैलिडिक्सिक एसिड इसी डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करता था। तो इस तरीके से क्या एक्शन शो किया, बैक्टीरियोसाइडल एक्शन शो करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी लिखा है कि रेजिस्टेंस टू नैलिडिक्सिक एसिड डेवलप्स रादर रैपिडली, जल्दी से ही इसके प्रति रेजिस्टेंस आ गया। तो इसकी वजह से हमें क्विनोलोन्स का क्या करना पड़ा, फ्लोरिनेशन करना पड़ा, और आगे चलकर आए फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, तो हम इसके बाद फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसके एडवर्स इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो देखो इसका ब्रांड नेम आता है नैलीग्राम नाम से। ठीक है, नैलिडिक्सिक एसिड नैलीग्राम नाम से आता है। 5 ml का सस्पेंशन आता है, 300 mg होता है पर 5 ml में। ठीक है, 300 mg नैलिडिक्सिक एसिड होता है हर एक 5 ml नैलीग्राम सिरप में। ठीक है, तो इससे क्या क्या हो सकता है एडवर्स इफेक्ट, जीआई अपसेट हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, हेडेक, ड्राउजीनेस, वर्टिगो, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ओकेजनली सीजर्स आ सकते हैं बच्चों में इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहा जाता है। देखो नैलिडिक्सिक एसिड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इन्फेंट्स इंडिविजुअली विद G6PD डेफिशिएंसी। अब G6PD हमें पता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज रिस्पॉन्सिबल होता है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, यही नहीं होगा, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हीमोलिसिस होगा। ठीक है, डोज क्या रहती है, 0.5 to 1 ग्राम इसकी डोज रहती है। TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं, QID 4 बार दे सकते हैं। ठीक है, और देखो 0.3 ग्राम
0.3 ग्राम पर 5 ml इसका सस्पेंशन रहता है, सिरप रहती है, यहाँ पे भी यही है। 0.3 ग्राम क्या हो गया, 300 मिलीग्राम 5 ml के उसमें दे सकते हैं इसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स की, ठीक है। अब मैंने बताया क्विनोलोन्स का जब हम फ्लोरिनेशन कर देंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, फ्लोरोक्विनोलोन्स बोला जा रहा है, ठीक है। अब इनका फंक्शन हमने देख चुके हैं कि क्या बताया था मैंने कि ये जो क्विनोलोन्स थे ये एक्ट कर रहे थे किस पर, ग्राम नेगेटिव पे, लेकिन फ्लोरिनेशन करने के बाद ये कुछ ग्राम पॉजिटिव को भी कवर करने लग गए, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ फ्लोरिनेशन का, अगर पूछा जाए तो आपको यही कहना है कि इसका एडवांटेज ये हुआ कि एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, दो तरीके से बढ़ गया। ये कवर कर रहे थे पहले सिर्फ कवर कर रहे थे ग्राम नेगेटिव वालों को, ठीक है, और फ्लोरिनेशन के बाद ये कवर करने लग गए ग्राम पॉजिटिव को, साथ ही साथ कुछ एनारोब्स को। ये चीज याद रखना हमेशा कि जो भी एंटीबायोटिक एक्ट कर रहा होगा ग्राम नेगेटिव पे, वो साथ ही साथ एरोबिक बैक्टीरिया पर भी एक्ट कर ही रहा होगा, ठीक है। तो फ्लोरिनेशन के बाद ये एक्ट करने लगे ग्राम पॉजिटिव पर और कुछ एनारोबिक बैक्टीरियाज पर भी एक्ट करने लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनका स्पेक्ट्रम बढ़ गया। तो क्विनोलोन्स में फ्लोरिनेशन कराने से ये फायदा हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात आती है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे हम एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं नया, इस पे समझते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए देखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स, तो ये एक्ट कैसे करते हैं, ये 3 तरीके से एक्ट करते हैं। कैसे कैसे, ये ग्राम नेगेटिव पे भी एक्ट करते हैं, मैंने बताया, ग्राम पॉजिटिव पर भी एक्ट करते हैं। अब देखो, जो टोपोआइसोमरेज है वो ह्यूमन सेल में भी तो है, अब हम ले रहे हैं तो ह्यूमन सेल में भी तो इसका इफेक्ट होगा, तो ये तो नुकसान करनी चाहिए। ये भी देखते हैं अभी, ठीक है। अब ग्राम नेगेटिव पे एक्ट करता है कैसे, फ्लोरोक्विनोलोन्स इनहिबिट बैक्टीरियल, याद रखना बैक्टीरिया की बात हो रही है, बैक्टीरियल डीएनए गायरेज, ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए गायरेज एंजाइम, ठीक है, इसको इनहिबिट करता है। दूसरा, ग्राम पॉजिटिव पर कैसे एक्ट करता है, ग्राम पॉजिटिव पर एक्ट करने के लिए फ्लोरोक्विनोलोन्स इनहिबिट टोपोआइसोमरेज, ठीक है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम। अब ह्यूमन सेल में क्या करता है ये, ह्यूमन सेल में भी फ्लोरोक्विनोलोन्स inhibit topoisomerase but affinity is very low, right? So less toxic, less toxicity लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप समझेंगे, देखो ये चीजें तो समझ आया गई होंगी, ग्राम नेगेटिव पर कैसे काम कर रहा है, ग्राम पॉजिटिव पर कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर रहा है, यहाँ पे टोपोआइसोमरेज को इनहिबिट कर रहा है। अब ह्यूमन सेल में, क्योंकि हम इसको अगर लेते हैं तो ह्यूमन सेल में भी तो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है या फिर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे
ये इसकी भी एफिनिटी है टोपोआइसोमरेज से, इनहिबिट कर रहा है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में इसकी एफिनिटी होती है ह्यूमन सेल में, इसीलिए ये टॉक्सिक कम होता है ह्यूमन सेल को। ठीक है, ह्यूमन सेल को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, बैक्टीरियल सेल पे ही अपना इफेक्ट शो करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देखा फ्लोरोक्विनोलोन्स का, यहाँ भी यही बातें लिखी हुई है। ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन्स इनहिबिट द एंजाइम बैक्टीरियल डीएनए गायरेज। ठीक है, विच निक्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए, देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है डबल स्टैंडर्ड, देखो कॉइल्ड रहता है ना डीएनए, यहाँ पे निक फॉर्मेशन करता है, निक करता है गायरेज एंजाइम, देखो ठीक है, यहाँ पे इसको काटने का काम करता है, और यहाँ पे देखो फ्लोरोक्विनोलोन्स आ गए तो ये काम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है, जिससे कि स्ट्रैंड खुल जाता है। देखो डीएनए नॉर्मली क्या होता है, सुनो ध्यान से, कि डीएनए कॉइल्ड रहता है ऐसे, ठीक है, अब इसका अगर रेप्लिकेशन होना है या फिर एमआरएनए बनना है तो इसको खुलना पड़ेगा, इसको खोलने के लिए डीएनए गायरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था और प्रोसेस आराम से चल रही थी। अब ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं ये इस डीएनए गायरेज को यहाँ पे ये दिक्कत करते हैं, अब ये यहाँ पे दिक्कत आएगी तो ये स्ट्रैंड खुल नहीं पाएगा, जिस वजह से एमआरएनए बन नहीं पाएगा, प्रोटीन बन नहीं पाएगा, और प्रोटीन इंपॉर्टेंट है सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, सेल को प्लोरिफरेट कराने के लिए, तो सेल जिंदा नहीं बचेगी अगर ये नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से एक्ट करता है। आगे चलते हैं, यहाँ भी यही चीज दिखा रखी है, देखो गायरेज एंजाइम, यहाँ पे डीएनए गायरेज एक्ट कर रहा है, स्ट्रैंड को खोलने का काम कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ने एक्ट किया और एमआरएनए बना। ठीक है, एमआरएनए से आगे चल के ट्रांसलेशन होगा, एमआरएनए से आगे चल के क्या बनेगा, प्रोटीन बनना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या दे दिया, फ्लोरोक्विनोलोन्स दे दिए, क्विनोलोन्स दे दिए। ठीक है, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स देने से क्या हुआ, ये जो डीएनए गायरेज की एक्टिविटी थी ये इनहिबिट हो गई और आगे चल के प्रोटीन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीज हम समझ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे भी एक इमेज अटैच की है, एक स्लाइड अटैच की है, यहाँ पे भी यही चीज दिखाई रखी है, देखो फ्लोरोक्विनोलोन इक्विनोलोन स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे इसका फ्लोरिनेशन कर दिया गया है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख चुके हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स इनहिबिट बैक्टीरियल डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज 4। ठीक है, विच आर एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर, दोनों में रिस्पॉन्सिबल है। द इंटरफेरेंस विद डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस लीड्स टू डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक्स विच अल्टीमेटली बैक्टीरियल सेल डेथ। ये चीज हम समझ चुके हैं कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे ये जो हमने फ्लोरोक्विनोलोन्स दिए, इसको देने से क्या हुआ, टोपोआइसोमरेज 4 इनहिबिट हुआ, डीएनए गायरेज इनहिबिट हुआ। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स को दो जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या आते हैं, नॉरफ्लॉक्सेसिन, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, ओफ्लॉक्सेसिन, पेफ्लॉक्सेसिन। ठीक है, और इधर आती है लीवोफ्लॉक्सेसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन, जेमीफ्लॉक्सेसिन। ठीक है, ये सब आती हैं, कभी ना कभी तो किसी हमने ली ही होती हैं ये ड्रग्स, है ना। अब देखो ड्रग्स फॉर टाइफॉइड फीवर, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज इतना ही रखते हैं।